प्लीज़ YR लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल YR। इस वक्त वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ शेड्यूल नहीं बन पा रहा है मेरा, इसलिए वक्त लग रहा है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। फलक। देविका अपने एंगल से सब कुछ साफ देख सकती थी। वो कुर्सी से उठी और चिल्लाई, उस गन के अंदर असली गोलियां हैं। फलक को लगा जैसे उसके पैर शीशे के बने हों। उसकी काली और सफ़ेद आंखें तेजी से आती गोली पर इतनी केंद्रित थी कि वो जवाब देना भूल गई। पूरा क्रू चौंक गया। ये बंदूकें नकली थी। गोलियों की आवाज़ें पोस्ट प्रोडक्शन में पैर और एडिटेड की गई थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ असली बंदूक होगी। गोली 856 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रही थी। फलक 10 मीटर दूरी पर थी। गोली लगने में बस 1 सेकंड का समय बचा था। स्टूडियो में सन्नाटा छाने के साथ ही समय धीमा हो गया। पिन गिरने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तभी देविका ने देखा कि पूरे कमरे में सिर्फ एक आदमी ही चल रहा था। सेना के हरे रंग में रंगा हुआ व्यक्ति अपनी लंबी टांगों को फैलाकर सीधे सामने की गोल मेज पर कूद गया और आगे की ओर छलांग लगाई। इस अराजक दृश्य में बहुत सारे एडिशनल कास्ट थे, लेकिन उस लड़के के काले बूटों ने उन लोगों के सिर पर इतने हल्के से कदम रखा कि उनके मुंह से दर्द की एक भी चीख नहीं निकली थी। वो इतनी तेजी से फलक के पास पहुंचा, उसने अपनी टोपी को ठंडे ब्लेड की तरह अपने सिर से फेंक दिया और एक हाथ से म्यान से बाहर निकाल लिया। भारहीन टोपी वास्तव में हवा के तेज झोंके के साथ गोली की ओर उड़ गई और लड़का अपने घुटने के बल जमीन पर गिरा। उसने फलक की बाईं हथेली ने उसे सहारा दिया। वो हौंफ रहा था। फलक को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। बीच हवा में उड़ती टोपी गोली से भीग गई, लेकिन उसी समय बुलेट डिफ्लेक्टेड हो गई और उसके बालों की नोक से होकर निकल गई। एक धमाके के साथ गोली दीवार से होकर निकल गई। फलक मौत से बच गई थी। फलक, प्रीत चिल्लाई और फलक की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, जो गिरने ही वाली थी। ड्राइवर्स ग्रुप ने संकल्प को देखा, जो अभी भी जमीन पर आधा घुटने टेक कर सदमे में था। संकल्प के पास मार्शल आर्ट की बैकग्राउंड थी और संकल्प इतना तेज था कि इनविजिबल हो सकता था और अपने नंगे हाथों से गोलियों को रोक सकता था। हालांकि इस समय संकल्प की गर्दन पर मोच आ गई थी और उसके हैंडसम चेहरे पर दर्द और टेंस दिखाई दे रहा था। संकल्प एक आदमी के रूप में दिख रहा था। प्रकाश के नीचे उसकी जबड़े की रेखा एक नक्काशी की तरह तेज और दृढ़ थी। कोई मदद करो, ये लोग बेहोश हो गए हैं। इस बार स्टूडियो के बाहर लड़कियां बेहोश हो गई थीं। देविका मैडम, क्या आप ठीक हैं? जिया ने झुककर देविका से पूछा, जो शौक के कारण अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उससे जिया ने क्या कहा कुछ सुनाई नहीं दिया। देविका ने बस अपना छोटा सा हाथ अपने दिल पर रखा, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने नजर उठाए और चुपके से संकल्प को देखा और उसने बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे उसकी जान में जान आई हो। क्या हुआ? मुझे कोई समझा सकता है कि इनमें असली गन कहाँ से आई? प्रॉप्स टीम, आप लोग करते क्या रहते हैं? क्या आपने शूटिंग से पहले गुन की केयरफुली जांच नहीं की? ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर वाजपेयी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। प्रॉप्स टीम का टीम लीडर डर से कांपते हुए आगे आया। डायरेक्टर वाजपेयी, मैंने सच में प्रॉप्स की जांच की थी। मुझे नहीं पता कि असली गोली कहाँ से आई। डायरेक्टर वाजपेयी फिर गुस्से में बोलने ही वाले थे कि तभी फलक आगे आई और कहा, डायरेक्टर वाजपेयी, यह एक जानलेवा मामला है। टीम लीडर कभी ऐसा मजाक नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि टीम लीडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह मामला बहुत अजीब था। सीन पर बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और यही गन पर से उंगलियों के निशान की जांच करना मुश्किल होगा। हमारा ड्रामा खत्म होने वाला है और हमारे बारे में नेगेटिव न्यूज़ आना अच्छा नहीं है। मेरा सजेशन यही है कि इस खबर को फैलने से रोकना चाहिए और फिर सीक्रेटली पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और सबूत इकट्ठा करना चाहिए। तब हम असली क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। किसी समस्या का सामना करते समय सबसे पहले शांति से सोचना चाहिए। डायरेक्टर वाजपेयी ने फलक के नजरिए और उसकी बातों को समझा। डायरेक्टर वाजपेयी ने संकल्प को देखा, जो उनकी ओर बढ़ रहा था, और उसे पूछा, संकल्प, क्या तुम ठीक हो? संकल्प ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं ठीक हूँ। संकल्प, क्या तुम फलक की बात से सहमत हो? किंग संकल्प अभी भी भावहीन था क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। दोनों पक्षों की सहमति से डायरेक्टर वाजपेयी ने अपने आदमियों को मामले का ध्यान रखने का आदेश दिया। सुबह 2 और सीन फिल्माए जाने के बाद फलक और देविका ने साथ में लंच करने पर सहमति जताई, लेकिन प्रीत एक आईपैड लेकर आई जिसमें बहुत बुरी खबर थी। फलक, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। फलक का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से आईपैड लिया और सुबह की ताज़ा खबरें देखी।
फलक, ये तस्वीरें पत्रकारों द्वारा सीक्रेट फॉर्म से ली गई हैं। आज सुबह श्रुति मिश्रा तुम्हारी मां से मिलने अस्पताल गई थी। तुम्हारी मां ने उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। सोशल मीडिया इस पर जमकर लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी पक्ष में खड़े हों। श्रुति ने स्पष्ट रूप से तुम्हारी मां को पब्लिक ओपिनियन के जाल में लाने में कामयाब हो गई है। फलक ने तस्वीरों को देखा जिसमें श्रुति आंसू बहा रही थी, अपनी मां के सामने सर झुकाए बैठी थी, एक ऐसी औरत की तरह जिसने बहुत दुर्व्यवहार सहा हो। फलक की मां की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, उनका थप्पड़ क्रोध और शक्ति से भरा था। फलक के मुंह से व्यंग्य निकला। श्रुति ने आखिरकार जवाबी हमला करना शुरू कर दिया था। अर्पित के शब्दों में, क्या एक्ट्रेस है, लेकिन उन सभी चीजों में से जो श्रुति को नहीं करना चाहिए था उसने वही किया। उसे फलक की मां को शामिल नहीं करना चाहिए था, वो इस बात पर पछताएगी। फलक, मैंने अभी सुना है कि श्रुति ने जनता के सामने अनाउंसमेंट की है कि वो आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगी ताकि सभी अफवाहों को क्लियरली समझा सके। शाम 4 बजे, ऐसा लग रहा है कि श्रुति अब और इंतजार नहीं कर सकती। फलक ने अपना फोन निकाला और देविका को कॉल किया। उसने बताया कि वे उसके साथ लंच पर नहीं जा सकती क्योंकि उसे कुछ काम आ गया है। देविका ने अपनी समझदारी दिखाई और कहा कि वो अगली बार मिलेंगे। अपना फोन दूर रखने के बाद फलक आगे बढ़ी। प्रीत, मेरे लिए टिकट बुक करो, मैं बेंगलुरु जाना चाहती हूँ। फलक, क्या हम श्रुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं? बेशक। क्या श्रुति ने समय 4 बजे सेट नहीं किया था ताकि मैं वापस जाकर देख सकूं? तो फिर मैं खुशी खुशी जाऊंगी। मैं देखना चाहूंगी कि उसकी चतुर जीभ कैसे सही और गलत को भ्रमित कर सकती है। फलक दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु पहुंची। फलक ने अपना फोन निकाला और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद संस्कार का नंबर ढूंढा। उसने उसे कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे फोन करने के लिए कहा था। हेलो। फोन की घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से एक कोमल आवाज सुनाई दी। हेलो संस्कार। फलक ने उसे सुबह अस्पताल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में मोटे तौर पर बताया। तो मैं अब श्रुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं उसे चीर कर रख दूंगी। ठीक है, दूसरी तरफ से संस्कार ने धीरे से कहा। अपनी भौहें नीचे करते हुए उसने कहा, क्या तुम तैयार हो? बेशक, मैं तैयार हूँ। मैं न्याय के पक्ष में हूँ। बुराई कभी न्याय को दबा नहीं सकती। फलक की पुतलियां सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ संकल्प से चमक उठी। क्या तुमने कहा कि माँ ने श्रुति को थप्पड़ मारा? हाँ, माँ का बिहेवियर बहुत ही शांत है। श्रुति ने उन्हें उकसाने के लिए कुछ बहुत ही गलत कहा होगा और फिर माँ उसके जाल में फंस गई होगी और उसे थप्पड़ मारा होगा और फिर रिपोर्टर्स ने उसी वक्त उनकी फोटो खींच ली। दूसरी तरफ 3 सेकंड के लिए शांति हो गई। संस्कार बहुत ही शांत जगह पर होगा। संस्कार ने जो भी शब्द बोले उसमें वो जेंटलनेस था जो वो आमतौर पर फलक के साथ पेश आता था, लेकिन संस्कार इतना मजबूत भी था कि वो श्रुति को अभी के अभी बर्बाद कर सकता था। माँ के वार्ड में मेरे बॉडीगार्ड लगे रहते हैं, श्रुति ऐसे अंदर नहीं जा सकती है, इसलिए माँ ने मेरे बॉडीगार्ड को बाहर भेज दिया होगा और श्रुति से पर्सनली बात कर सके। फलक को लगा कि संस्कार कुछ और भी कहना चाहता है। उसने संस्कार से कहा, संस्कार, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि श्रुति प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माँ को देखने के लिए स्पेशली अस्पताल गई थी। जाहिर है वो तुम्हारी माँ को इन सब चीजों में शामिल करना चाहती है। श्रुति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तय की ताकि तुम्हें बेंगलुरु वापस आने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। श्रुति को लगता है कि उसके पास जीतने का टिकट है। माँ ने उससे डीलिंग थोड़ा अनयूजुअल किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माँ और श्रुति के बीच एक रहस्य है। ये रहस्य श्रुति का सबसे बड़ा ट्रम्प का पत्ता है। फलक दंग रह गई। उसने इस बारे में नहीं सोचा था। उसके दिमाग में माँ हमेशा बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ श्रुति की गलती थी और उसने अपनी माँ को हमेशा ही इनोसेंट समझा था। फलक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ के पास सो कॉल्ड सीक्रेट्स होंगे। इतने कम समय में केवल फलक के समझाने पर संस्कार ने कुछ ही मिनट में ही समझ लिया कि इसमें कुछ और भी बात हो सकती है। इस तरह संस्कार ने फलक के मन में अपने लिए प्रशंसा और भरोसा दिला सकता था। मिस्टर जिंदल, अब आपके स्पीच देने का समय हो गया है। दूसरी तरफ से अचानक एक लकड़ी की आवाज सुनाई दी, लेकिन लड़की की आवाज अचानक बंद हो गई। उसे बीच वाक्य में ही दूर कर दिया गया होगा। फलक को बुरा महसूस हुआ। संस्कार, क्या आप मीटिंग में हैं? सॉरी, मैंने गलत वक्त पर कॉल कर दिया। आप रूम में जाइए, मैं आपको शाम को फिर से कॉल करूंगी।
ठीक है, संस्कार ने लेजीनेस और मोहक ढंग से हंसते हुए कहा। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी थी ना, तो फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ। लाइफ में कई चुनौतियां होंगी, हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। बस इतना ही, बाय। संस्कार ने फोन काट दिया। व्यस्त डायल टोन सुनकर फलक ने अपने मोती जैसे सफेद दांतों से अपने चेरी जैसे लाल होठों को काटा। वो ऐसे कैसे फोन काट सकता था? सच कहूं तो वो ही थी जिसने उसे फोन काटने के लिए कहा था। संस्कार ने कहा था, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी थी ना। यह वही बात थी जो फलक ने संस्कार से कहा था जब वो इंदौर जा रही थी शूटिंग के लिए। उस समय फलक ने संस्कार से गंभीरता से वादा किया था, लेकिन अभी अभी संस्कार के लहजे में थोड़ी बहुत रिजेक्शन की झलक दिख रही थी। संस्कार फलक पर हंस रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? हाँ, वो उसके सामने एक खाली कागज की तरह बचकानी थी, लेकिन वो केवल 21 साल की थी। संस्कार को उसे धीरे धीरे बड़ा होने देना चाहिए ना। फलक ने गुस्से में अपने पैर पटका, लेकिन वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई थी। संस्कार की बातें हमेशा सीधी सादी होती थी, जो साफ सुथरी होती थी, जो बहुत अट्रैक्टिव था। फलक सबसे पहले अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल गई। वार्ड के दरवाजे के बाहर बॉडीगार्ड थे और अंदर पेशेवर नर्सें ड्यूटी पर थीं। उन्होंने आधे महीने से एक दूसरे को नहीं देखा था। डॉक्टर अस्थाना ने कहा था कि उसकी माँ ठीक हो रही है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। फलक की एब्सेंस के दौरान संस्कार ने उसकी माँ की सबसे अच्छी देखभाल की थी। पल्लवी जी बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो एक गहरी सोच में डूबी हुई थी जब फलक ने दरवाज़ा खोला। पल्लवी जी अच्छी दिख रही थी, लेकिन वो ऐसे भौहें सिकोड़ रही थी जैसे उसका दिल भारी हो। माँ, फलक अंदर गई। फलकू, तुम वापस आ गई हो, पल्लवी जी ने अपनी बेटी का हाथ थामे हुए खुशी से बोली। फलक बिस्तर पर बैठ गई और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माँ, श्रुति ने आज तुमसे क्या कहा? तुमने उसके चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा? उसने बहुत कुछ कहा। उसने कहा कि उसने 20 साल पहले तुम्हारे पिता के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू किया था और कहा कि मैं बेवकूफ़ थी जो हमेशा उसे अपनी बहन की तरह माना। अगर वो मेरे बारे में बात करती तो ये ठीक होता। उसने तुम्हें मेरे जैसा कोसना शुरू कर दिया कि तुम भी अलका को अपनी बहन की तरह मानती थी और आखिरकार उसने तुम्हारे मंगेतर छीन लिया। फलकू, तुमने मुझे को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी और अर्पित की सगाई हो चुकी थी? माँ, फलक ने अपनी माँ के कंधे पर अपना सिर टिकाया और फुसफुसाते हुए कहा, जो लड़का इतना घटिया हो उस इंसान की हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। मैं पहले से ही संस्कार से शादी कर चुकी हूँ, अब अर्पित का जिक्र क्यों करना? पल्लवी को ये देखकर राहत मिली कि उसकी बेटी वाकई अतीत के बारे में भूल गई है। उसने राहत के साथ अपना सिर हिलाया। संस्कार वाकई एक अच्छा लड़का है। उसने इस महीने लगभग हर दिन मुझसे बातें की। मैंने उसे तुम्हारे बचपन के बारे में बताया। उसकी हर एक्सप्रेशन मुझे संकेत देती है कि वो तुम्हें पसंद करता है। माँ, फलक ने अपने चेहरे पर एक शर्मीली और प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसने अपने दिल पर शहद लगा लिया हो। उसके साथ हर चीज़ के बारे में बात मत करो। जब मैं बच्ची थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर तुम उसे मेरे बारे में कुछ शर्मनाक बात बताओगी तो वह मुझ पर हंसेगा। तुम्हारा दिल एक छोटी लड़की जैसा है। संस्कार बहुत खुश था और वो हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनता था। उसके बारे में बुरा मत सोचो। ये लो अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था और उसकी माँ का दिल पूरी तरह से अपने दामाद की ओर चला गया था। पर संस्कार था ही ऐसा, उसके बात करने का तरीका, उसके मैनर्स, सब कुछ परफेक्ट था। उसके जैसे लड़के किसी भी मोम को आसानी से इम्प्रेस कर सकते थे। उसके जैसे लड़के किसी की भी माँ को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। और बेशक फलक को भी संस्कार पसंद था, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि वही लड़का अभी कुछ देर पहले उसको परेशान कर रहा था। फलक शर्मा गई और उसने संस्कार को अपने दिमाग से जबरन निकाल दिया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, श्रुति ने आज आपसे और क्या कहा? फलक को नहीं पता था कि संस्कार द्वारा सुझाए गए रहस्य के बारे में कैसे पूछे। हाँ, श्रुति ने कहा था कि वो आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फलक, प्लीज़ मुझे अपने साथ वहाँ ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या कहती है। माँ, फलक नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इन सब में पड़े। फलकू, मुझको इस मामले के बारे में जानने का अधिकार है। तुम्हारे पिता के साथ मेरी 25 साल की शादी थी और श्रुति के साथ 22 साल की बहन के रिश्ते ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर रख दिया है, लेकिन एक बार मुझे बिना अंधेरे में रहकर सब कुछ जाना है, पल्लवी ने कहा। फलक पल्लवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गई और दरवाज़ा खोला। कमरे में रिपोर्टर भरे हुए थे और श्रुति और अलका दोनों वहाँ थे।
फलक ने इधर उधर देखा और देखा कि अर्पित वहां नहीं था। अलका की आंखों में गुस्सा देखकर फलक को समझ आ गया था कि उसे गोयनका परिवार से नुकसान और बेइज्जती मिली है, वरना अर्पित ऐसे जरूरी मौके पर माँ बेटी की जोड़ी का साथ देने कैसे नहीं आता। मिस फलक, पल्लवी जी, आप यहाँ हैं, प्लीज कुछ बोलिए। उन्हें देखते ही रिपोर्टर उनकी ओर उमड़ पड़े, लेकिन इन रिपोर्टरों को उनसे 1 मीटर की दूरी पर बॉडीगार्ड ने रोक दिया था। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पल्लवी व्हीलचेयर पर बैठी। प्रीत ने व्हीलचेयर को धक्का दिया और फलक अपनी मां के पास खड़ी हो गई। दीदी, श्रुति ने कहा। उसके चेहरे पर गिल्टी फीलिंग और आंखों में आंसू थे और पल्लवी की तरफ चलते हुए आई। दीदी, आप आखिरकार मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार हैं? हम एक्सप्लेनेशन? फलक बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी बांह को पल्लवी ने खींच लिया। पल्लवी ने उदास होकर हंसते हुए कहा, क्या बढ़िया बात है, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मैं आज यहाँ सभी को हमारी बहन के प्यार का गवाह बनाने आई हूँ। याद तो होगा 1990 के दशक, उस समय जो औरतें नाचती थी ना, वो सबसे निचली रैंकिंग वाली औरतें होती थी। टू बी कंटिन्यू।